So good evening, everyone. Good afternoon, rather. Let us start with economics. Economics में हम फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया कर रहे थे कि भारत की वित्त नीति क्या है. सो फिस्कल पॉलिसी मतलब देश की आमदनी क्या है और देश का खर्चा क्या है और उस आमदनी और खर्चे को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं. There were a lot of doubts to many people in the last lecture which we discussed. Okay, link between fiscal policy and Keynesian stimulus. I'll take that. आज मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है अभी अपने स्टेटस पर डाला है और या 6.4 is India's fiscal deficit. कोई बात नहीं, वो सारे को डिस्कस करते हैं. फिलहाल आपको कल क्या समझ में आया था जो सैटरडे को क्लास थी? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बेसिकली? डेफिसिट मतलब किसी चीज की कमी. किस चीज की कमी हो सकती है? हाँ जी, पैसे की या रिसोर्सेज की. मतलब आपकी इनकम कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है. आप लोग क्या कर रहे हो? 100 रुपए आप कमा रहे हो लेकिन कुल मिलाकर 150 रुपए आपका खर्चा है. तो वो जो 50 रुपए की कमी आई है वो क्या होगा? उसको आपको उधार लेना पड़ेगा. या तो ये हो सकता है कि वो 50 रुपए का खर्चा ना करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, मुन्ने का दूध भी जरूरी है ना, दवाई भी जरूरी है, दादाजी की ऐनक भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, अपने अपने किराया भी देना जरूरी है, घर का हर चीज जरूरी है. तो उस केस में आप लोगों को कर्जा लेना ही लेना पड़ेगा. आपकी सरकार भी ऐसे ही, आपका देश भी ऐसे ही है. 140 करोड़ लोगों का देश है और आप सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते. और आपका देश कोई लेगेसी रिच नेशन नहीं है यूरोप की तरह, जिसके पास बहुत सारा सोना हो, बहुत सारा फॉरेक्स हो, बहुत सारी प्रगति हो. आपके यहाँ अभी प्रगति होनी है, डेवलपमेंट अभी बाकी है. अभी रोड्स बननी बाकी हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है. रोज कोई ना कोई नई जरूरत पड़ रही है. फिर क्योंकि क्वालिटी ऑफ एसेट्स इतने अच्छे नहीं है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जब होता है, प्लानिंग आप जिस हिसाब से करते हो कि यार इस साल मैंने इतने खर्चे देने हैं, मैंने इतना, मैंने ये देना है, इतना मैंने वो देना है, लेकिन कॉलेज में क्या हो गया? एक फेस्ट आ गया. लेकिन अब वो एक हिडन एक्सपेंस है जिसका आप लोगों को पता नहीं होगा, जो एकदम से आपकी जेब में आ जाएगा. प्रॉब्लम वहां आती है. तो इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी मतलब आपके रोजमर्रा की आमदनी या ठन्नी, खर्चा रुपया, इस चीज को आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है. हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मैनेज कि क्या सरकार को मिल रहा है, कितना जीएसटी सरकार को मिल रहा है, कितने सरकार के खर्चे हो रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे या किसी भी चीज पर. तो इसको मैंने दो हेड्स में डिवाइड करा था, दो ब्रॉड हेड्स में. एक रेवेन्यू अकाउंट बोल सकता हूं मैं और एक कैपिटल अकाउंट बोल सकता हूं मैं. रेवेन्यू अकाउंट यूजुअली वो होता है जो रोजमर्रा का आपका खर्चा होता है. रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा में आप जो कमा रहे हैं, चाहे आपकी 200 रुपए दिहाड़ी है, 150 रुपए दिहाड़ी है, वो जो आप रोज लेकर आ रहे हैं अपने घर पर आओ जैसे, वो आपका रेवेन्यू अकाउंट हो जाता है. दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, जो आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग करते हो. जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट मतलब आपके दूध वाले का खर्चा, आपकी रोज की सैलरी, आपके पास हर महीने किराया आ रहा है. और कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने एक प्लॉट खरीद लिया, आपने एक फैक्ट्री खरीद ली, फैक्ट्री की मशीन खरीद ली आपने, तो दो अलग अलग चीजें हो जाती है. रोज का खर्चा, नमक, राशन, ये सब चीजें, और लंबे समय का खर्चा कैपिटल अकाउंट. मतलब आपने कैपिटल मतलब कोई पूंजी खरीद ली, कोई एसेट आपने क्रिएट कर लिया, जिस एसेट की मदद से आप क्या करेंगे? आप कल को अपने घर को लॉन्ग टर्म आपको रेवेन्यू वो देगा. लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो शायद इसका फायदा आपको 10 साल तक आता रहे. आपने दूध पिया, आपके रेवेन्यू अकाउंट में दूध है, वो दूध आपको एक शाम तक का फायदा देगा. मतलब रोज आपको दूध पीना पड़ेगा. एक बार दूध पीने से 10 साल तक आप तगड़े नहीं रह सकते. अंडरस्टैंड इट दिस वे. सो रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का डेली रूटीन का खर्चा. ये मतलब ये आपने भैंस रख ली, भैंस आपको 7-8 साल तक दूध देगी. सो भैंस इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और ये जो रोज आ रहा है, इसका दूध जो आ रहा है, ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा. आप ऐसे भी सोच सकते हैं. ठीक है ना? बहुत सारे तरीके हैं इसको सोचने के. देश भी इसी तरीके से सोचता है.
जो रोज का आपको सैलरीज देनी है, खर्चे देने हैं, पीडीएस देने हैं, रोज डिफेंस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सब रेवेन्यू अकाउंट में आ जाता है। और आना और जाना और कैपिटल, जो लंबे लंबे पुल बन रहे हैं, जो बिजली घर बन रहे हैं, हाइडल पावर प्लांट, सीवरेज की फिटिंग हो रही है, रोड्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, ये सब आपका कैपिटल। बुलेट ट्रेन जो बनेगी, तो घर घर लेकर आपको घर से उठाकर लेकर जाया करेगी, वो बुलेट ट्रेन जो है, दैट इज योर कैपिटल। 1 लाख करोड़ की, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। रेवेन्यू अकाउंट को भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, इनकम और आउटगोइंग। यस, रेवेन्यू, यस, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। अब आपको रोजमर्रा का, सरकार को रोजमर्रा का पैसा कहां से आ सकता है? आपको दो तरीके से आ सकता है। एक तो टैक्स लेकर जनता का सिरिंज डालो और खून निकाल लो, तो टैक्स भर के, एक तो टैक्स कलेक्शन से आपको रोज रोज चीजें क्या मिल सकती हैं, या टैक्स हेड में डाल देना टैक्स रेवेन्यूज, एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यू में दो तरीके के आगे, एक डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट सिरिंज लगा दो किसी को खून निकालने के लिए, एक इनडायरेक्टली रोज छोटी छोटी सिरिंज उसको डालते हो। जीएसटी में नमक पर आपने जीएसटी लगा दिया, कपड़े पर जीएसटी लगा दिया, चावल पर जीएसटी लगा दिया, सरसों के तेल पर जीएसटी लगा दिया, इन सब चीजों पर। तो डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपको डायरेक्ट भरने होते हैं सरकार को, ये इनडायरेक्टली आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भरने होते हैं। तो ये आपके टैक्सेबल रेवेन्यूज हो गए। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आएगा, मैंने बताया था, किस किस तरह की चीजें? इंस्टॉलमेंट नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट। आपने अपनी बुआ को लोन दिया था, या आपने, चलो बुआ से तो आएगा नहीं वापस, आपने अपनी मासी को लोन दिया था, या मामा जी को उधार दिए थे आपने 1 लाख रुपया। अब अगर तो बहुत ही क्लोज हैं आपके साले साहब, फिर तो ठीक है। अगर छोटे हैं आपके मामा जी, फिर तो ब्याज नहीं लोगे। अगर आपसे बड़े हैं तो आप ब्याज ले लेते हो, तो 2.5% के हिसाब से आप उनसे ब्याज ले लोगे, मान लो। वो जो ब्याज आएगा, नॉट असल, जो उसका 2.5%, 2500 रुपए हर महीना जो आपके पास ब्याज आएगा उस 1 लाख का, वो आप यहां पर रखोगे। ओके, नॉन टैक्सेबल में इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स, जो आपने लोन दिया, मान लो इंडिया बांग्लादेश को लोन दे देता है, तो वो वाला यहां पर आएगा, ब्याज का जो पैसा है वो यहां पर आएगा। दूसरा, आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा 100 रुपए का, वो यूपीएससी की फी। आपने बिजली का बिल भरा, आपका चालान कट गया 500 रुपए, वो फाइन हो गया आपका। या कोई भी आप सर्विसेज ले रहे हैं सरकार की, सरकार को रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी आप पैसा दे रहे हैं। इनफैक्ट पीडीएस राइस भी फ्री नहीं मिलता, 3 रुपए किलो मिलता है, 2.5 रुपए 3 रुपए किलो, वो 3 रुपए किलो का पैसा भी यहीं पर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सरकार के पास और क्या क्या आ रहा है सरकार, प्रॉफिट्स, यस बिल्कुल। मैंने बोला था ओएनजीसी, ओएनजीसी मान लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये क्या करता है, जॉइंट एक्सप्लोरेशन करता है बाहर जाकर भी। या इसरो ने अगर सऊदी अरब के सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, मैंने ये भी बताया था, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा, किसी और देश के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। हमारा भी होता है ना कि तुम जा रहे हो चंडीगढ़ तक, हमें जीरकपुर वाले तो होते ही होते हैं जब कोई चंडीगढ़ जाता है अम्बाला से, या पटियाला जाता है तो राजपुरा वाला कोई ना कोई होता ही होता है, या हम राजपुरा वाले के साथ चले जाते हैं कि पटियाला तक की बस पकड़ लेंगे, या जीरकपुर उतार दियो, वहां से हम चंडीगढ़ का टेम्पो कर लेंगे। सो हमारे, ये हमारी प्रथा है। तो यही हमने इसरो में भी अपनाई कि यार हम सैटेलाइट भेजने लगे हैं किसी और को भी, आओ किसी, हम फोन पे जैसे चौक पर होता है ना, आओ जी 10 रुपए 10 रुपए, तो हम भी ऐसे ही सैटेलाइट की आवाजें मारनी शुरू कर देते हैं। यस, इसरो डज दैट। इसरो की अंतरिक्ष जो एक ब्रांच है, आई टोल्ड यू, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, दैट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो इज अ नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी। it does its expenditure on the research and development of country, लेकिन उसको भी अपना खर्चा चलाना है, उसको भी एसी लगाने हैं, उसको भी अब सर्दियां आ गई हीटर लगाने हैं, उसको भी बिजली के बिल भरने हैं, साइंटिस्ट की सैलरीज देनी है। तो उसके लिए हमने उसकी कॉमर्शियल आर्म को लॉन्च कर दिया। जो पैसे वो कमाएगा वो सारे पैसे यहाँ पर आ जाएंगे, रोजमर्रा के खर्चे में आपके
आएंगे, रोजमर्रा के खर्चे और एक्सपेंडिचर। तो ये तो आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। कुछ और इसमें हम तो नहीं भूल रहे? डिविडेंड्स आ गया, प्रॉफिट्स आ गया, इसरो के सब कुछ आ गया इसमें। यूजुअली सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली। अब रोज के खर्चे बोलो यस, बोलो बोलो, कोई भी डाउट है? अब रोज के अगर खर्चे करने हैं, खर्चे किस तरह हो रहे हैं रोज के? टीचर्स की सैलरी, हाँ पहले तो ब्याज ही देना। बुलेट ट्रेन तुमने ली, इंटरेस्ट पर ली तुमने, लोन लिया जापान से 1 लाख करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन का जो 0.1% इंटरेस्ट है वो जाएगा ही जाएगा। सो यस, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आपने बुलेट ट्रेन पर लिया या वर्ल्ड बैंक से लिया, कहीं से भी लिया है आप, जो आपने बाहर का ब्याज लिया, कैपिटल अकाउंट में आप ब्याज लेते हो, प्रिंसिपल लेते हो, उसका इंटरेस्ट आप यहां से पे करते हो। रोजमर्रा की जिंदगी से आपको ब्याज देना होता है। और एक्सपेंडिचर्स और कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सैलरीज होगी, फिर तुम्हारी स्टेट्स को ग्रांट्स होगी, स्टेट्स को ग्रांट्स, स्कीम्स पर मतलब वेलफेयर पर, मेंटेनेंस पर, सीसीटीवी खराब हो गया मान लो, रोड का बल्ब फ्यूज हो गया, रोड का वो बल्ब बदलना, स्ट्रीट लाइट का। ये रोज के खर्चे हैं जो सरकारों को करने पड़ते हैं। भारत सरकार को डिफेंस, बिल्कुल डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी यहीं आ जाते हैं। हैं जी? हाँ, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन देनी दादाजी की आपके, वो सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे, वो सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं। डिफेंस की उस दिन डिबेट हो रही थी, यस याद रख लो, डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी समझने की बात है, समझ इसको कहीं भी लो। और सरकार ने, मैं बताऊंगा कैसे समझा हुआ है कई चीजों को, जो ताकि आपको लगे कि सरकार का रोजमर्रा का खर्चा बहुत अच्छा चल रहा है। बताइए यस की ना, बोलिए। सर आपने लोन ऑफ ओएनजीसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी लिखवाया था। देखो, जो हम लोन देंगे उसको, दो चीजें होती हैं। आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिया, ही ना, आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिया। अब आप जब मुझे पैसे वापस करोगे तो क्या मैं 100 रुपए में मान जाऊंगा? मैं कहूंगा मुझे 120 रुपए चाहिए। 100 रुपए असल चाहिए और 20 रुपए क्या चाहिए? इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है? ये जो ब्याज है ये मुझे रोज के खर्चों में से निकालना है, क्योंकि जो मेरा ब्याज आएगा वो भी रोज के खर्चों में ही आएगा। मैं ये मानता हूं, जब मैं सरकारी, मान आप इसको यहां भी सकते हो, बट मानते जैसे हैं बजट में, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। निर्मला सीतारमन इस ब्याज को यहां मानेगी। जो मतलब तुम्हारे 20 रुपए है ही ना, वो तो यहां पर आएंगे, और जो तुम्हारा असल 100 रुपया है वो यहां पर आएगा। ओके सर, है जी? थैंक यू सर। नहीं, ओएनजीसी को अगर मैंने लोन दिया होता तो ओएनजीसी मुझे वापस करता। लोन वो भी ले सकता है मुझसे, वो मुझे वापस करता। वो लोन, या बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश को तुमने लोन दिया, तो बांग्लादेश जब हसीना तुम्हें ब्याज देगी तो ब्याज तुम्हारा रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। सिंपल। जब असल देगी हसीना तुम्हें वापस, शेख हसीना, तब तुम्हारा यहां पर आएगा, कैपिटल रिसीट्स में आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है? कोई और डाउट? यस? और कोई डाउट किसी को? यू हैव सम डाउट? अभी करता हूं। वो तो फिस्कल डेफिसिट के साथ करना है ना। एफडीआई तो भैया जो एसेट यहां आएगी ना, जो वो तुम्हें एफडीआई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे देश में कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग। बुलेट ट्रेन वो भी कैपिटल में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी। इट डिपेंड्स वो डेट क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। बुलेट ट्रेन डेट क्रिएट कर रहा है तो वो वहां आएगा। अगर वो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और तुम्हारे पास फॉरेक्स आ रहा है, तब तुम उसको किसी दूसरे हेड में ले लोगे, डेट क्रिएटिंग में नहीं, नॉन डेट क्रिएटिंग में ले लोगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ योर अकाउंटेंट सीज इट। आप यहां पर भी, कल मैंने एक और एग्जांपल बताया था, आपने स्पेक्ट्रम बेचा या आपने एयर इंडिया बेचा। एयर इंडिया बेचने का टेक्निकली पैसा कहाँ आना चाहिए? यहाँ। लेकिन जब स्पेक्ट्रम बिका था तो उसका पैसा हमने यहाँ डाल लिया था। क्यों? ताकि कोई ये ना कहे कि यार, क्योंकि पता क्या होता है, इन चीजों के लिए कर्जे नहीं लिए जाते।
आपको उम्मीद होती है कि ये रोज का खर्चा आप अपने घर का खुद निकाल सकते हो। मान लो आपने अपनी डोमेस्टिक मेड को पेमेंट देनी है, आपने अपने अपनी काम वाली को पेमेंट देनी है, आपने अपने दूध का खर्चा देना है, बिजली का बिल देना है। क्या आपको शोभा देता है कि वो खर्चा आप लोन लेकर दो? नहीं। आपके घर में भी अगर आप देखो, घर और देश एक ही बात है। अगर हम रिलेट करें, कोरिलेट करें, तो अगर आपने छोटा बहुत फोन का रिचार्ज कराना है 100 रुपए, यू विल नॉट टेक लोन फॉर दैट। उसके लिए तुम एसेट क्रिएशन में नहीं जाओगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाओगे। वो उम्मीद करोगे कि तुम इतना कमा रहे हो कि रोज का रिचार्ज तुम अपना करा सको। लेकिन अगर तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है, जहां 50 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया फीस है, वो मैं उम्मीद नहीं करता कि रोज के खर्चों में से तुम निकाल लोगे। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट, दैट इज डेट अकाउंट। तब आपको लोन वहां पर लेना पड़ता है। समझ में आई ये चीज? ये बहुत जरूरी है चीज समझनी, बहुत सिंपल है। रेमिटेंसेस, ओके, रेमिटेंसेस आर ट्रांसफर पेमेंट्स। रेमिटेंसेस देखो, वहां पर भी दो चीजें हैं। अगर जो तुम्हारा वो एनआरआई अकाउंट में डिपॉजिट होता है रमन, फिर तो वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में आएगा, या वो डेट साइड पर एक सेकंड, या वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा रेमिटेंसेस तुम्हारा। अगर वो डायरेक्ट, देखो दो तरह की रेमिटेंसेस हैं। एक तो तुम डायरेक्टली अपने किसी भाई के खाते में जमा करा देती हो, एक जो एनआरआई अकाउंट्स में करवाता है। जो एनआरआई अकाउंट्स में होती है वो चीज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा होती है। वो सरकार के ऊपर एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म डेट है। वो सरकार का शॉर्ट टर्म कर्जा है। वो यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स अकाउंट में आएगा, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स अकाउंट में आएगा। वो मैं बताऊंगा बाद में, ओके सर। या वो डिस्कस हो जाएगा। इनफैक्ट वो जब मैं करंट अकाउंट या फॉरेन अकाउंट डिस्कस करूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिस्कस करूंगा, फॉरेन ट्रेड जब मैं डिस्कस करूंगा, जो लास्ट चैप्टर है इकोनॉमी का, मैं तब डिस्कस करूंगा। मैं, या बोलो। तो वो तो सरकार के पास है ही नहीं ना, वो तो सरकार का रोल ही नहीं है ना, सरकार के खर्चे नहीं है वो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है। वो सरकार के अकाउंट में नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो तुम उसको विड्रॉ कर रहे हो, वो तो चालू खाते में जाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। इनफैक्ट तुम जो जमा कराते हो वो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तरह या शॉर्ट टर्म डेट की तरह पीएआई में जाता है, पब्लिक अकाउंट, लेकिन वो तुम्हारे पर्सनल उसमें चला जाता है। सरकार का उस पर कोई रोल नहीं है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस अकाउंट। मतलब द गवर्नमेंट कैन यूज इट, बट इफ यू वांट टू विड्रॉ इट आफ्टर 5 minutes, you can withdraw it. That debt cannot be actually used for a long term by सरकार। एफडी 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 इनमें आएंगे, कैपिटल एसेट्स में ही आएंगे। आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। अभी वो सेविंग्स में हम पढ़ेंगे, जो मैं वो चीजें बताऊंगा, दोज आर शॉर्ट टर्म सेविंग्स, आई टेक दैट एज वेल। फिलहाल दिस इज योर डेली अकाउंट, दिस इज योर रेवेन्यू अकाउंट। लेट्स कम टू द कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, रेवेन्यू अकाउंट तो तुम्हारा रोजमर्रा का खर्चा देख रहा है, लेकिन कुछ खर्चे तुम्हारे ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होते। कई बार कोई रिश्तेदार पैसे मांग लेता है, या फिर कई बार किसी रिश्तेदार से हमें पैसे मांगने पड़ जाते हैं, वो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में आता है। यूजुअली वो पैसों का क्या किया जाता है, जब तुम किसी से पैसे उधार मांगते हो तो तुम उस पैसे को पॉपुलिज्म पर नहीं खर्चते। ये कॉमन सेंस है। खर्च सकते हो, खर्चा कर सकते हो, लेकिन तुम यूजुअली उसको इन्वेस्ट करते हो ताकि उससे तुम्हें कोई पैसा आए। मान लो तुमने रिश्तेदार से पैसे लिए और उसका एक प्लॉट खरीद लिया, और तुम इस उम्मीद में हो कि वो प्लॉट का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, महीने बाद ही यहाँ रोड बन रही है, एक्वायर होगा और प्राइस बढ़ेगा, और फिर मैं रिश्तेदार को पैसे वापस कर दूंगा। ये पर्पस होता है कैपिटल अकाउंट का। सरकारी अकाउंट्स का भी यही होता है। सरकार जो करती है सरकार जो करती है वो भी, ये तो तुम्हारा रोज का खर्चा हो गया, फिर कैपिटल अकाउंट में भी उसके पास रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं कि सरकार का, ओके, यहाँ पर आई हैव टू जस्ट शिफ्ट अवे माय कैपिटल अकाउंट अ लिटिल, सो दिस इज योर कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चे तुमने करने हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए तुमने चीजें रिश्तेदारों को देनी है। तुम क्या कर रहे हो? लोन दे रहे हो। लोन किसको दे रहे हो तुम? PSUs को दे रहे हो, स्टेट्स को दे रहे हो, बांग्लादेश को दे रहे हो, इन सब लोगों को लोन दे रहे हो। या फिर जो तुमने लोन लिया था, तुमने जापान से बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया था, उसका असल ब्याज उसका तुमने कहां दिया? बुलेट ट्रेन का ब्याज तुमने कहां दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तुमने बुलेट ट्रेन का इंटरेस्ट कहां लिखा हो? ओके, इंटरेस्ट लिखा हुआ है बुलेट ट्रेन का, ये ब्याज तुमने यहां पर दिया। लेकिन बुलेट ट्रेन का प्रिंसिपल ऑफ लोन, दिस विल बी पेड अंडर दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला हेड। अब तुम कहो कि सर मैं ये भी यहां पे कर देता हूं, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहो कि सर मैं ब्याज भी इनके साथ ही जोड़ कर दे रहा हूं, लोन की किस्त 50,000 रुपए जा रही है, ब्याज की किस्त 5,000 रुपए जा रही है, 5,000 मैं यहां पर पे कर रहा हूं, 50,000 मैं यहां पर पे कर रहा हूं। तुम कहो कि सर मैं यहाँ 55,000 पे कर देता हूं, कर दो। लेकिन उसमें फिर क्या हो जाएगा? मैं करता क्यों हूं ऐसा? मैं ये दिखाने के लिए करता हूं कि मेरा रेवेन्यू अकाउंट अच्छा हो जाए। सरकार का ये जो रेवेन्यू अकाउंट होता है ना, ये सरकार के देश चलाने की हेल्थ या नीति को दर्शाता है कि तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो कि अपने लोगों की सैलरी भी तुम कर्जा मांग कर दे रहे हो। तभी रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो होना चाहिए, या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एटलीस्ट जीरो होना चाहिए, जो हमने उस दिन सैटरडे को डिस्कस किया था। सो यहां पर ये है। सो लोन अकाउंट जो है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये है प्रिंसिपल, ये है। अब कैपिटल रिसीट्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो तुम कर्जा ले सकते हो, या जो पुराना कर्जा है उसको वापस ले सकते हो, या तुम्हें ग्रांट मिल सकती है। अमेरिका ने तुम्हें ग्रांट दे दी, अमेरिका ने तुम्हें कर्जा नहीं दिया, ग्रांट दे दी। ग्रांट और लोन में क्या फर्क है? लोन रीपे करना पड़ता है, ग्रांट को रीपे करना नहीं होता है जी। यस, यही यही बोला है। तो यहाँ ग्रांट को रीपे करना होता है, नहीं रीपे नहीं करना होता, लोन को रीपे करना होता है। ग्रांट मतलब ओके टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है, भारत जोड़ो खत्म। तो कैपिटल अकाउंट में एक तो होता है नॉन डेट क्रिएटिंग, जो तुम पर कर्जा नहीं चढ़ाता। क्या चीज तुम पर कर्जा नहीं चढ़ाती? हाँ, कैपिटल रिसीट ऐसी जो तुम पर कर्जा नहीं चढ़ाती। तुमने हसीना को लोन दिया, बांग्लादेश तुम्हें लोन वापस कर रहा है, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम बांग्लादेश। यस, डाइवेस्टमेंट, देश को जब बेचते हो, मतलब देश के जब जब तुम संसाधन बेचते हो, जब देश की जो प्रॉपर्टी है, देश की जो सिल्वर है, फैमिली सिल्वर है ना, पुश्तैनी धन है जो देश का, एयर इंडिया, ये जो ये हाँ रेलवे, या तुमने वो देखा होगा मीम भी आ रही है, BSNL, LIC, HMT, हर चीज को, हाँ ये देखो सब जानते हैं। HMT भी सरकारी थी, हिंदुस्तान मशीन, मतलब घड़ियां बनाया करती थी सरकार तुम्हारी। HMT का बहुत कुछ था, हिंदुस्तान मशीन टूल, सी एवरीथिंग इज अ मशीन ना। HMT की जिप भी हुआ करती थी। असल ये 3 इडियट्स में वो जिप ही तो था। HMT का सब कुछ हुआ करता था भैया, सही में। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? जैसे कि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो अगर वो सरकार लीज पे देती तो वो भी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लीज पर दे रही है। देखो वो सिचुएशनल चीजें हैं, इट अगेन डिपेंड्स कि तुम्हारे इकोनॉमिस्ट उसको कहां पर डालते हैं। यहां पर भी यही है, आपका देश चल रहा है, आपने एयर इंडिया या आपने जो स्पेक्ट्रम की सेल करी थी, उसके पैसे को आपने यहां इसीलिए लिया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि रोज के रोज खर्चों के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। वो बहुत गलत स्टेप था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं आज एक और चीज सिखाऊंगा आपको, ऑफ बजटिंग। उसमें मैं पता क्या करता हूँ, किसानों के फार्म लोन मैंने माफ करने हैं, वो मैं कहां से करूंगा? रेवेन्यू अकाउंट से। फार्म लोन जो मैं माफ करूंगा, सब्सिडी मतलब दूंगा मैं, वो मैं रेवेन्यू अकाउंट से देता हूँ। मैं यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके वो माफ कर दूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं उसको कैपिटल अकाउंट में शो कर देता हूं। कैसे? मैं नाबार्ड को बोल देता हूं कि तू किसानों के लोन माफ कर दे, ले पकड़ कर्जा और किसानों के लोन माफ कर दे। मैंने क्या किया? आई हैव गिवन लोन्स टू पीएसयू अंडर माय कैपिटल अकाउंट। नाबार्ड क्या कर रहा है? किसानों के कर्जे माफ कर रहा है। ये हो रहा है। तुम नाबार्ड क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ये होता है। और नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड किसानों को डायरेक्टली लोन नहीं देता, वो ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देता है कि तुम आगे किसानों को लोन दे दो। वो ये जो अभी साथ में पीएनबी का कोऑपरेटिव बैंक खुला हुआ है हमारे यहाँ विद्यापीठ के साथ, इनको लोन देगा नाबार्ड। ये एसबीआई की एग्रीकल्चर रेस्मेक ब्रांच को लोन दे देगा नाबार्ड कि तुम आगे किसानों को लोन दे दो। ग्रामीण बैंक्स को दे देगा, कोऑपरेटिव बैंक्स को दे देगा, कॉर्पोरेशन बैंक्स को दे देगा। नाबार्ड खुद लोन नहीं देगा, नाबार्ड बैंकों को लोन बांट देगा कि तुम आगे किसानों को लोन दे दो। अब लोन माफ करने का काम मैंने नाबार्ड को दे दिया। प्रॉब्लम यहाँ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये होना चाहिए यहां से, लेकिन बजट में पैसे नहीं है तुम्हारे पास। फिस्कल डेफिसिट 6% है, 6.5% तुम्हारे देश में, जो कि 3% इज अ हेल्दी। 3% ऑफ जीडीपी तुम बोरो कर सकते हो, ये मैंने कल बताया था। एफआरबीएम एक्ट भी यही बोलती है। तुम 6, 6.5, 7% लेकर बैठे हो। प्रॉब्लम यहां आती है, ठीक है ना? और तुम यहां पर अब नाबार्ड के फिर तुम क्या करोगे? डाइवेस्टमेंट कर दोगे, स्टेक सेल कर दोगे और वो पैसा यहां ले आओगे। तुमने एलआईसी को कह दिया कि पेंशनें देते रहो, लोगों को पेंशनें देनी शुरू कर दो। देनी कहां से चाहिए? यहां से चाहिए। तुम यहाँ एलआईसी को कह रहे हो यहां से पेंशन दे दे, हमसे लोन ले ले, और वो फिर डाइवेस्टमेंट करके वो लोन भर देते हो। तुम्हारा बैलेंस क्या रह गया? नील रह गया। तुमने एलआईसी के शेयर भी तो बेच दिए और उसी पैसे से एलआईसी को कहा लोन भर दे। डाइवेस्ट, यस, दिस इज हैपनिंग। व्हाई आर यू सो शॉक्ड? दिस इज हैपनिंग। अभी नॉन डेट क्रिएटिंग में रिकवरी ऑफ लोन्स, जो तुमने लोन्स रिकवर करे, डाइवेस्टमेंट या डिस इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। और कोई मैं कोई मिस कर रहा हूं कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग में? हाँ, ग्रांट्स जो बाहर से इंडिया को पैसा मिला है, और वो अच्छा, अब ग्रांट्स, अब वो भी तुम यहाँ लिख सकती हो कि मुझे तो जी वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है वेलफेयर के लिए। वो यहाँ की जगह तुम यहाँ लिख सकती हो। तो यहाँ यस, मैंने तुम्हें में भी हो रही क्रिएटिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू परचेज एनपीएस एंड क्लीन रिकॉर्ड, या दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो यू राइट ऑफ द लोन्स, तुम लोन्स को राइट ऑफ कर देते हो, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो बैंकिंग में समझाऊंगा। एनपीएस बोल रही हो ना तुम, या वो बैंकिंग में आएगा। राइटिंग ऑफ डेट का क्या मतलब होता है? राइटिंग ऑफ डेट का यही मतलब होता है कि डेट को पोस्टपोन कर देते हो। डेट को, तुम्हारी किस्त आज बनती थी, मैंने अगले महीने पर तुम्हारी किस्त जोड़ दी। तुमने इस महीने मुझे 10,000 रुपए देने थे, अगले महीने 10,000 रुपए देने थे। मैं अपनी किताबों में क्या करूंगा? इस महीने की किस्त राइट ऑफ कर दूंगा। मैं उसको क्या करूंगा? मैं अगले महीने की तुम्हारी किस्त को 20,000 बना दूंगा। कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी तो किस्त अभी पेंडिंग है। और उससे मैं तुम्हें एनपीए भी नहीं डिक्लेयर करूंगा। एनपीए टेक्निकली क्या होता है? जो अपनी किस्त ना दे। किस्त तो तुमने अगले महीने देनी है, 10,000 रुपए की देनी थी, अब तुमने 20 की देनी है, बस ये फर्क है। ये भी तरीका होता है राइट ऑफ करने का, और बहुत सारे तरीके होते हैं। बुक में आप ट्रांसफर कर देते हो पैसे, बस एक हेड से दूसरे हेड से ट्रांसफर कर देते हो आप। ये भी तो यही हो रहा है। असल में तो कोई कमाई नहीं हो रही ना सरकार को। नाबार्ड अगर पैसे दे रहा है, एलआईसी अगर पेंशन दे रहा है, देनी यहाँ चाहिए थी। यहाँ पर एलआईसी की डाइवेस्टमेंट करके यहाँ पैसे डाल दोगे और उसको बोलोगे कि भाई भर दे। यही हो रहा है। अदानी और अंबानी खरीद लेगा, एलआईसी में शेयर ले लेगा वो, उसको तो फायदा ही है। एलआईसी के सारे डिविडेंड्स उसको मिलेंगे और उसका मार्केट एक्सपोजर या रिस्क एक्सपोजर वाइडन हो जाएगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अंबानी ने मान लो टेलीफोन में लगा दिया, राफाले में लगा दिया पैसा, डूब गया। मान लो वॉर ही नहीं हो रहा, जंग ही नहीं हो रही, तो वेपन्स काम नहीं आ रहे अंबानी और अदानी के। एलआईसी तो है आज भी और जीवन के बाद भी, है ना, जो भी इनकी टैगलाइन है। तो एलआईसी तो रहेगा जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। सो एलआईसी विल रिमेन, ठीक है। तो ये है, ये अब सारा तुम्हारा, अगर तुम दूर से देखो तो
तुम ये देख सकते, हाँ दूर से तो ऐसे ही दिखेगा ना, दूर से, तो दूर से अगर तुम इस सब चीजों को देखो तो एक है रेवेन्यू अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। इनके बीच में एक हमारे पास पैसा आ रहा है और एक तरफ हमारे पास पैसा जा रहा है। मान लीजिए यहां पर पैसा तुम्हारा जा रहा है, ये तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं जो मैंने गोल करे हुए, ये टोटल देश के खर्चे हो रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म वाले खर्चे, चाहे शॉर्ट टर्म वाले खर्चे, चाहे लंबी इन्वेस्टमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाले खर्चे, चाहे दूध या मेड को या माली को सैलरी देने के खर्चे। ये तो तुम्हारा टोटल देश का खर्चा हो गया जो गोले में है, और जो तुम्हारा ये बक्से में है ये हो गए तुम्हारे देश की रिसीट्स। टोटल इनकम, टोटल पैसा इतना तुम्हारे देश के पास आ रहा है, चाहे लोन लेकर आ रहा है चाहे लोन देकर आ रहा है, ये तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है। अब ये तो नेट तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारा जाएगा उतना तुम्हारा आएगा, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होती है? जब इसमें संतुलन बिगड़ जाता है, जब तुम ये खर्चे भी आज के ये खर्चे भी तुम निकाल नहीं पाते, तब तुम्हें एक दूसरे तरीके का खर्चा लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तुम्हें दूसरी रिसीट्स चाहिए जो होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, विच आर कॉल्ड दी बोरोइंग्स ऑफ योर कंट्री, कि आपकी कंट्री क्या बोरो कर रही है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। एक तो नॉन डेट क्रिएटिंग और यहां पर हो जाएगा डेट क्रिएटिंग capital receipt. This is nothing but the overall borrowings of your country. This is nothing but the fiscal deficit of your, जो कुल तुम्हारा वित्तीय जो देन है, डेफिसिट है, जो कमी है तुम्हारे वित्त में, तुम्हारे फिस्कल अकाउंट में, वो सारी की सारी तुम्हारी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को बोलता हूं। उनमें क्या क्या आ जाता है? उनमें दो तरह की चीजें आती हैं, या तो तुम कर्जा अपने घर में से ले सकते हो या घर के बाहर से ले सकते हो। घर के बाहर से जापान से तुमने बुलेट ट्रेन में कर्जा ले लिया, या तुमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया, या आईएमएफ से कर्जा तुमने ले लिया, ये तो आ जाएगा तुम्हारा डेट घर के बाहर वाला। घर के अंदर भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर के अंदर काफी लोग हैं, तुम उनको एक सर्टिफिकेट दोगे, उस सर्टिफिकेट का नाम बॉन्ड हो जाता है। बॉन्ड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा और मेरा बॉन्ड है, तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बॉन्ड क्या होता है? दो इंसानों के बीच में एक रिश्ता, तो बॉन्ड इज अ रिश्ता, ठीक है ना? तो ये भी एक बॉन्ड है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? फाइनेंशियल बॉन्ड है, इट इज नॉट अ बॉन्ड ऑफ लव। ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ऑफ लव है, लेकिन ये बॉन्ड ऑफ इकोनॉमी है। दिस इज अ बॉन्ड ऑफ इकोनॉमी, कि मैंने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया और इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आज तुम मुझे अगर 100 रुपए दोगे तो 1 साल बाद या 5 साल बाद इस 100 रुपए के मैं तुम्हें 150 रुपए करके दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड, दिस इज हाउ अ बॉन्ड वर्क्स। इनफैक्ट तुमने विद्यापीठ में एडमिशन करवाई, वो भी एक बॉन्ड है। तुमने पैसे मुझे दिए और मैंने तुम्हें रसीद काट कर दे दी कि मैं तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करवाऊंगा, और कब तक करवाऊंगा? 1 साल तक करवाऊंगा, या 2 साल तक, 4 साल। दैट इज अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। योर एडमिशन रिसीट इज अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। आई एक्नॉलेज दैट यू गेव मी ₹100 and I am giving you the returns on it. What are the returns? तुम IAS बनोगे। Yes. बॉन्ड मतलब तुमने चेक बाउंस का मतलब है वो तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तुमने मुझे चेक क्यों दिया? क्योंकि तुमने मुझसे कुछ लिया होगा, तो ऐसे तो नहीं तुम दे दोगे ना। यू आर अ रैशनल एक्टर, इकोनॉमिक्स में रैशनैलिटी चलती है। ऐसे नहीं तुम किसी को भी चेक काट कर बांटते रहोगे कि आज ब्याह होया मुंडे दा, लो पढ़ो चेक पढ़ो। नो, यू डोंट डू लाइक दिस। वो शादी में तो तुम ऐसे उड़ाते हो, बट चेक नहीं काटते। एटलीस्ट चेक तुम जब पूरे होशोवास में होते हो या बंदूक के नीचे होते हो तब काटते हो। तो चेक काटने का मतलब ये है कि तुमने मुझे बिल्कुल अपनी होशोवास में तुमने मुझे लिख कर दिया कि मैं इसको इतने पैसे देता हूं। अभिषेक को मैं 100 रुपए का चेक काट कर देता हूं, मतलब आई ओ हिम ₹100। या तो मैं तुम्हें बिल दे सकता हूं, एक 100 रुपए का नोट दे सकता हूं कैश में, या फिर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? चेक दे सकता हूं। बोथ आर मनी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू पे माई ड्यूज टू यू। ये दोनों का मतलब है। दोनों का मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए ना दिए, यू आर द बेरर, but I promise to pay you the sum of 100 rupees if I owe you that, but I am not paying you that. It means मैंने बॉन्ड तोड़ दिया। वहां पर भी एक बॉन्ड टूटता है।
सिमिलरली मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चेक में इस तारीख को दूंगा, लेकिन वो तुम्हारा बाउंस हो गया, मतलब मैंने तुम्हें बॉन्ड तोड़ दिया। सरकारी बॉन्ड तो नहीं टूटते, नो नो नो, दीज आर कॉल्ड एज्ड सिक्योरिटीज या जी गोल्डन सिक्योरिटीज। दे आर नॉट प्रोन टू ट्रस्ट, उनमें जंग नहीं लगती, इसलिए उनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी बोला जाता है सरकारी बॉन्ड्स को। अब किंगफिशर के बॉन्ड खरीद लिए तुमने, हाँ तुम रात को किंगफिशर में ही बैठे थे, बॉन्ड खरीद के तुम अगले दिन तुम्हें दिखा किंगफिशर ना माल्या, ना कोई भी नहीं है, ना जहाज उड़ रहा है, ना एयर होस्टेस है, कोई भी नहीं है, हाँ कोई भी नहीं है। तुमने इसी खुशी में तो टिकटें ली थी, वो है ही नहीं है तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर दैट यू हैव अ स्टेट, वी द पीपल, उसके लिए संविधान बना था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे सामाजिक अनुबंध, सारे समाज के लोगों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हम अपनी सारी पावर्स किसको दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स को दे रहे हैं, कि कल को अगर हम दोनों में लड़ाई होती है तो उसमें समझौता या उसमें प्रोटेक्शन कौन करेगा, वीकर बंदे की, स्टेट करेगी। और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कहां करा जाएगा, जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। A bond is also a contract. It is a financial contract. And there are multiple types of contracts. Options भी होते हैं, bonds भी होते हैं, securities भी होती हैं, है ना, bills भी होते हैं, treasury bills भी होते हैं, हजारों तरह के होते हैं, discounted bills भी होते हैं, inflation index bonds भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो सब आएगा। These are called money market instruments, कि पैसा किस तरीके से तुम्हारा मार्केट में घूम सकता है। Your GPay is also, UPI is also a type of money market instrument now. Online payment, your wallet, they are also instruments to rotate या circulate money in the economy. Simple है ना। तो ये वाली चीज है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसके सम को मैं क्या बोल देता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक टर्म होती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखो क्या होता है, जो मैंने स्टेट्स को यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स दी, मान लो मैंने पंजाब सरकार को 100 करोड़ रुपया दे दिया बजट में से, उस पंजाब सरकार ने क्या करा, उसका पुल बना दिया, उसका डी एडिक्शन सेंटर बना दिया, है ना। पंजाब सरकार ने उस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया। वैसे तो आइडियली रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए, आइडियली इट शुड बी जीरो। आई एम अगेन सेइंग आइडियली, आइडियली मतलब एक ख्वाबों में ये जीरो होना चाहिए, लेकिन असलियत में जीरो नहीं हो पाता। तो हम सरकार का चेहरा बचाने के लिए हमने एक और चीज, एक और टर्म इजाद कर दी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बोले कोई बात नहीं यार, तूने 100 रुपया रेवेन्यू डेफिसिट देना था, तूने 100 रुपया कर्जा मांगा, रोजमर्रा के खर्चे में तुझे 100 रुपए की कमी हुई, ये खर्चा ठीक है, लेकिन इस 100 रुपए में से कुछ खर्चा ऐसा है जो अच्छा खर्चा है, जो खर्चा तुम करोगे तो उसमें कोई लोन लेने में नुकसान नहीं है, कोई कर्जा लेने में उस खर्चे को कोई नुकसान नहीं है। तुमने 20 रुपए जो पंजाब को दिए 100 में से, वो अच्छा खर्चा है। तो इफेक्टिवली जो खर्चा तुम्हारा हुआ, जो तुम्हारा जीरो होना चाहिए, वो सिर्फ 80 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 20 रुपए अच्छे कामों में लगे हैं। सिंपल, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का भी एक और तरीका है। अब क्या है, फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, लेकिन वो जो इंटरेस्ट मैंने बताया था, प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं। अब मान लो इस सरकार ने ब्याज ले लिया, 50 साल तक का इन्होंने जापान से 1 लाख करोड़ का लोन ले लिया। जो 2050 में सरकार आएगी, मान लो ये सरकारें लोन नहीं दे पा रही, ब्याज नहीं दे पा रही, या बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, अब वो कहेंगी भाई हमारे फिस्कल डेफिसिट में आधा तो इनका ब्याज है लिया हुआ, हम तो आज की सरकार है, लेकिन जो कर्जे पिछले वालों ने लिए हुए ब्याज तो उनका जा रहा है ना, ये तो हमें वो ब्याज को नहीं देखना है, हम तो अच्छी सरकार है। फिस्कल डेफिसिट जो बना है ये सारा उनका ब्याज का बना है, तो फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। दैट बिकम्स प्राइमरी, दिया हुआ बुक में डेफिनेशन उसकी, हाँ, दैट बिकम्स योर प्राइमरी डेफिसिट।